सवाल है कि सबसे ज़रूरी है अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करने की वो की है और दोस्तों को तवज्जो दिलाई है कि अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करें। तो वहाँ जापानियों को हमारी भी उस वक्त से ख्वाहिश रही है कि उनको ये कन्विंस करें, लेकिन वो कन्विंस नहीं होते। जापानियों को मैंने भी वहाँ कोशिश की थी कन्विंस करने की जब मैं गया था, और यहाँ बाज़ प्रोफेसर जो एक इक़्तिसादियात का माहिर था वो भी मुझे मिला था आके। कई जापानी जो जिनके अहमदी वाकिफ़ हों उनकी वजह से मिलने भी आ जाते हैं। उनको मैंने तफसील से समझाया था और पूरी तरह कन्विंस होके गया था। उनको मैंने ये समझाया था कि देखो, इस वक्त जो दुनिया नए कैंपों में बट रही है, इसमें एक बहुत बड़ा ताकतवर इक़्तिसादी यूनिट यूरोप की कॉमन मार्केट के साथ उभरेगा, और मशरिक की ताकतों के टूटने के नतीजे में मशरिकी यूरोप जो इस वक्त गरीब है लेकिन टेक्निकल नो हाउ में बहुत अमीर है, बगैर किसी सिला दिए उनको जो सिखाया गया उसके फल स्टेट इज्तिमाई तौर पर खाती रही है। और बड़ी बड़ी जो रॉकेट्स बनाया गया है, दूसरी चीज़ें, एटम, हर चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी को चाहने वाली उन्होंने परफेक्टली बनाई है। तो अवाम नास की ज़रूरत की चीज़ें छोड़कर उस तरह जो तवज्जो फेरी गई वो इसलिए अफोर्ड कर सकते थे कि अपनी हुकूमत थी, उनका उसका इफ्जाना जितना देना चाहिए वो नहीं दे रहे थे। अब वो खुली मार्केट में आ गए हैं और उसकी वजह से सारी मार्केट के इफ्जाने के मेयार कुछ गिरेगा, क्योंकि जब समोई जाती हैं दो चीज़ें तो हाँ कुछ गिव एंड टेक होता है। अब जो नई इकॉनमी यूरोप की उभरेगी वो बहुत ताकतवर होगी, जबकि जापान में ऐसा कोई इम्तजाज नहीं है। जापान में महदूद ज़मीन होने के नतीजे में और मिजाज महदूद होने के नतीजे में वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि कसरत से गैर कामों को ला के वहाँ अपनी इकॉनमी पर असरअंदाज हों। इसलिए जापान अब दिन ब दिन स्क्वीज़ होगा, और अमेरिका और यूरोप के इस आज़ाद मुकाबले में कोरिया पहले से ज़्यादा शामिल हो जाएगा, चीन पहले से ज़्यादा शामिल हो रहा है और हो जाएगा। अब जापान की मार्केटें स्क्वीज होंगी, क्योंकि पहले जापान यूरोप और अमेरिका की मार्केटों पर ही पनप रहा था और मशरिक की मार्केट्स जो थी उसके लिए बहुत थोड़ी थी। अब सवाल ये है कि मार्केट्स वो कौन कौन सी रह गई हैं जिसमें अब ये सारे मुकाबला करने वाले आएंगे। अव्वल खुद यूरोप और अमेरिका की मार्केट, जिसको उन्होंने जापान के लिए मुश्किल बना देना है, इसमें कोई शक नहीं। अभी से शुरू हो चुकी है ये तहरीक, और जो इनका पैसा पड़ा हुआ है इंटरनेशनल बैंकों में उसकी वैल्यू ख़त्म होती जाएगी, और वहाँ उनकी इक़्तिसादियात पर अब इसका गहरा बद असर ज़ाहिर होगा। ये भी एक इनका तरीक़ा होता है अपनी सुप्रेमेसी, अपने गलबे को कायम रखने का, कि इक़्तिसादी गलबा जब कायम रखें तो फ़ौजी गलबा आज खुद ब खुद उससे तक़वियत पाता है, और जिसका इक़्तिसादी गलबा तोड़ दें उसके वो फ़ौजी गलबे का कोई ख़तरा उससे पैदा नहीं होता। फिर नो हाउ हो भी तो मुमकिन नहीं रहता। तो बड़ी गहरी सोचते हैं ये, और तभी तो हमें सोचना चाहिए, बड़ी अक़ल वाली कौमें हैं। अब जापान के लिए क्या रास्ता रहेगा? मैं अब ये बात कर लूँ कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ इन लोगों ने तिजारतें जो की, जब भी तिजारतें की, एक तरफा फ्लो यकीनी बनाया कि वहाँ की दौलत इधर मुंतकिल हो। अगर ये ना हो तो तिजारतें नहीं करते। ये एक तभी अमर है, सवाए अपनी मजबूरी के कि तिजारत करने पर मजबूर है, उसमें कुछ हाथ से देना पड़ता है, मगर वो कम से कम देने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लेने का नाम इंटरनेशनल तिजारत है। अफ्रीका को इतना चूस चुके हैं अब तक कि वो ब्लीच होके एनीमिक हो गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहता है। अब ये लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे के फिर उसको निकालें, ये हो नहीं सकता। अब उन्होंने लॉन्ग टर्म वापसी के पेश नज़र ऐसे ऐसे कर्जे अब देने शुरू किए हैं जिनके नतीजे में फौरी तौर पर ये कुछ ना निकालें, जब वो पैदा करेगा वो उससे खींच लेंगे। ये वक्त है जापान के लिए कि अफ्रीका के ऊपर कब्जा करके पहले उसको उस तक़वियत
के टीके लगाए, और जो ज़मीनें उसके पास नहीं हैं उसका बदले में अफ्रीका की ज़मीनें खुली पड़ी हैं। वहाँ बेहतरीन छोटे छोटे जापान बना सकता है जापान। मेरे तस्वुर में ये नहीं है कि इक़्तिसादी मदद दे, बिल्कुल नहीं। वहाँ अपनी इंडस्ट्री ऐसी कायम करे कि उसकी आमद अफ्रीका के लिए बाहर से दौलत लाए, और वो कंपोनेंट इंडस्ट्री ऐसी हो सकती है कि दूसरी बड़ी कौमें चाहे ना चाहे वहाँ से ज़रूर लेंगे। मसलन इस वक्त कोरिया में चिप्स की जो इंडस्ट्री है वो इतनी वसअत पजीर हो चुकी है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कौमें भी बास किस्म के चिप्स कोरिया से ख़रीदने पर मजबूर हैं, और ख़ुसूसन इसलिए कि वहाँ चीपेस्ट बन रहे हैं, उससे सस्ते मिल ही नहीं सकते। अगर कंप्यूटर की मार्केट में आपने अफ्लोट रहना है, ऊपर पानी की सतह से ऊपर रहना है, तो लाजिम है कि इस जगह इन जगहों में पैसे बचाए जाएं। कम से कम कंपोनेंट्स, कम से कम कीमत पर, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट जहाँ से भी मिले वो लेने पड़ते हैं। तो अफ्रीका को एक ऐसी इंडस्ट्री देकर जो अपनी ज़ात पे ताकत रखती हो कि वो फ्लोट करे, और जापान उस मामले में उनकी ऐसी मदद करे कि उनसे मुआहदे कर ले कि हम तुम्हारे शेयर होल्डर बनते हैं, और लॉन्ग टर्म मुआहदे करे। पहली चीज़ तो यह कि जो चीज़ अफ्रीका में बनेगी वो फॉरेन मंडियों से अफ्रीका को आज़ाद करेगी, और वो जापानी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट होगी, समझे? जापान में पैदा करके अफ्रीका में लाएं, अफ्रीका की ज़रूरत को अफ्रीका में पूरा करें। उसके सिलसिले में मैंने इनको जो प्लान दिया था वो उन्होंने वादे तो किए थे मेरी बातों को आगे पहुंचाने के, पता नहीं पहुंचते हैं कि नहीं। उनमें से जो मेरी सोच है मोटी वो ये है कि अफ्रीका के मुल्क की इंडस्ट्री एक मुल्क में कामिल यूनिट के, मुकम्मल यूनिट के तौर पर न बनाई जाए, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में इंटरडिपेंडेंस के तरीक पर जापान प्लान करे ताकि अफ्रीका यूनिफाई रहे। वरना इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो लानतें हैं, एक दूसरे से मुकाबले वगैरह, वो सब शुरू हो जाएंगे, और सारा अफ्रीका अपनी मार्केट नहीं खोलेगा। सारा अफ्रीका अपनी मसनूआत के लिए अपनी मार्केट नहीं खोलता अगर एक ही जगह चीज़ पैदा हो रही हो। हमने ये करके देखा है वहाँ छोटे पैमाने पर। प्रॉब्लम हमेशा ये बनती है, मैंने मुश्किल ये पेश आती है कि हर मुल्क की कीमत ख़रीद की जो इस्तात है वो इतनी नहीं कि बड़ी इंडस्ट्री को इस पैमाने पर चला सके कि इंटरनेशनल मुकाबले में आकर वो फिर भी सस्ती चीज़ें बेच सकें। अगर नाइजीरिया की इंडस्ट्री नाइजीरिया ही मार्केट में मौजूद रहे तो छोटे दायरे में चीज़ पैदा करना बहुत महंगा पड़ता है। उसकी वजह ये होती, उससे नतीजा निकलता है कि नाइजीरिया में गैर मुल्कों की चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकता मार्केट के लिहाज से, उसको पाबंदियाँ लगानी पड़ती हैं। अगर पाबंदियाँ लगाए तो करप्शन जो पहले ही है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और सारा जो फ़ायदा था वो हाथ से जाता रहता है। इसकी मिसाल अगर आप याद रखें बातें, वरना टेप रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। इसकी एक मिसाल ये है कि मैंने जायज़ा लिया नाइजीरिया में इसका फीड इंडस्ट्री कायम करने का, चिकन फीड। वहाँ बहुत बड़े इम्कानात हैं ऐसे, मसलन वो तितलियाँ हैं, तितलियों को गिनी क्या कहते हैं, गिनी फाउल, और इसी तरह जो खाते हैं टर्की, इसका सस्ता बड़े वसी पैमाने पर इसको प्रोड्यूस करने के बेहतरीन मौके अफ्रीका में मौजूद हैं। ख़ासतौर पर नाइजीरिया में बहुत वसी मौके हैं, दूसरे मुल्कों में भी हैं। मुश्किल पता क्या है, क्यों नहीं करते वो आखिर? इसलिए कि फीड सारी की सारी यूरोप से ख़रीदते हैं, और यूरोप से फीड खरीद कर जो पैसा उन्होंने मुनाफे में कमाना था यूरोप पहले फीड में ही वापस ले लेता है। उसके बाद उनको इस काबिल नहीं छोड़ता कि वो अपनी प्रोड्यूस को
यूरोपियन मार्केट के मुकाबले पर ला सकें। इनका चिकन सस्ता है, उनका चिकन इन हालात के बावजूद कि वो खुला कम से कम खर्चा फिर भी महंगा पड़ता है। इस नुक्ता निगाह से मैंने जायजा लिया कि उनको फीड बनाने की तरफ तवज्जो दिलाई जाए और मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनियों से राब्ते किए। मुश्किल ये दरपेश थी कि वो ख़ास दवाएं हैं जो बाज़ प्रोटीन्स हैं, बाज़ और दवाएं हैं जिनके बगैर फीड कामयाब हो नहीं सकता। वहाँ जो कॉमन बेस है फीड का, आम जिसकी बुनियाद बनता है, जिस पर खुराक की बुनियाद है, वो है मछली का वेस्ट और मकई, और ये दोनों बाफरात हैं और सबसे सस्ती हैं वहाँ। इसलिए जो भी चिकन की ग़िज़ा बनाने के लिए बुनियादी खाना चाहिए वो वहाँ इतना सस्ता है कि यूरोप उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। उसमें अगर वो यूरोपियन इंग्रेडिएंट्स थोड़े से ना डालें तो बीमारियां मुर्गियों को पकड़ लेती हैं और कई किस्म की बलाएं पकड़ लेती हैं, पूरी सेहत नहीं आती। और उसकी कीमत इतनी ज़्यादा रखी हुई है उन्होंने कि वो सारे सस्तापन ख़त्म और उसके बाद फिर महंगा हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फीड बनाएं किसी तरीके पर, और ऐसी कंपनियों से रब्ता किया जो ये कहती थी कि हम ये दवाएं बनाने में आपके मददगार होंगे, और आखिर पे जाकर फिर वही धोखा निकला। मैं हैरान हूं कि जो हमारे थर्ड वर्ल्ड ममालिक हैं, थर्ड वर्ल्ड ममालिक किस तरह इनसे आंखें बंद करके सौदे कर लेते हैं एड के नाम पर। कहीं कोई एड नहीं है, हर जगह छुपे हुए दाव हैं, छुपे हुए दाम हैं, उनमें जरूर फंसता है आदमी। मैं इस मिसाल आपको दे रहा हूं, जापान को भी समझाने की जरूरत है, उनको पता तो है, लेकिन इस ताल्लुक में कि अफ्रीका इस तरह बेकार बैठा हुआ है बेचारा। उसमें अगर जापान ने इंडस्ट्रियली उसकी मदद न की संजीदगी से, जो मैंने बयान किया है कि छोटे जापान क्रिएट करें, उनके राइट्स लें वहां से रहने के और मुआहदे हों इंटरनेशनल, वहां उन मुल्कों में भी एक्सपोर्ट करें और बाहर भी वहां से एक्सपोर्ट करें, तो फिर अफ्रीका की मंडी तो इनकी बनी ही बनी है। उसके अलावा गैर मुल्कों से भी अफ्रीका की मंडी जब मुकाबला करेगी तो इनके लिए मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि जिस तरह फार ईस्ट की मंडियां सस्ती लेबर की वजह से कामयाब हुई हैं, अफ्रीका की मंडी उसको भी बीट कर सकती है, कोरिया वगैरह को भी पीछे छोड़ सकती है। लेकिन अमदन इन्होंने इसको छोड़ दिए, वहां पहुंच गए हैं, क्योंकि वहां से इनको खतरा कोई नहीं इतनी दूर से, और उनको वैसे ही ईसाई बना बैठे हैं। यहां अफ्रीका के जागने से इनको खतरा महसूस होता है। अब वो मैं कहानी आपको पूरी मुकम्मल सुना दूं। एक ऑफर मिली कि हम आपको 5 साल के लिए बगैर कीमत वसूल किए फ्री इंडस्ट्री मुहैया करते हैं जो ये बनाएगी दवाएं। पहले तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो ये मसला हल हो गया। पता लगा कि वो जब मैंने मजीद तहकीकी इंडस्ट्री है क्या चीज़, तो पता चला कि चूंकि इंडस्ट्री दिन ब दिन तरक्की कर रही है, इसलिए वो क्लमजी इंडस्ट्री जो पुरानी ज़्यादा महंगी पड़ती है और नई का मुकाबला नहीं कर सकती, उसको थर्ड वर्ल्ड को देते हैं, और थर्ड वर्ल्ड को देकर अपने जंग की कीमत भी मिल गई और ये बात यकीनी बना दी गई कि हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। समझे? ये थी इसमें हिकमत या चालाकी। और फिर अगली और भी मैंने कहा चलो इसी तरह ही सही, जो इंडस्ट्री की ज़्यादा नफास्तें हैं वो हमें उस मुल्कों में इसलिए नहीं चाहिए कि हम लेबर के ज़रिए उसको पूरा कर लेंगे, लेकिन बात करके देखें। मैंने कहा मुझे बताओ कि क्या बना के दोगे। पता क्या बताया, ये तो सिर्फ मिक्सिंग मशीन है, इंग्रेडिएंट्स हम वहां बनाना चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा होता, अनथिंकेबल, कोई इम्कान नहीं है। तो वहां जिन लोगों ने ये दवाएं इंपोर्ट करके मिक्सिंग अपने तौर पर शुरू की और अपनी तरफ से फीड बनाने शुरू किए, उन्होंने गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए और दवाएं इंपोर्ट की ताकि शायद मुकामी तौर पर हम गैर कौमों के एहतियात से बरी हो जाएं।
लेकिन बदयांती ने मुसीबत डाल दी। उन्होंने वो फीड, सस्ता फीड तो रख लिया, ये दवाएं कम कम डाल दी ताकि पैसे बचें। और कुछ दिनों के बाद सारी इंडस्ट्री तबाह हो गई, क्योंकि जिन जिन मुर्गी खानों को ने इनसे खरीदा था वो मुर्गियाँ तबाह हो गई। तो उसके बाद वो मजबूर हैं फॉरेन कंट्री से खरीदने पर और इतना महंगा कर देने पर कि वहाँ से अगर ये मुर्गी एक्सपोर्ट करें तो यूरोप छोड़ के दुनिया के किसी मुल्क में भी यूरोपियन फूड का मुकाबला नहीं कर सकते। समझे? जापान में ये सलाहियत है कि वहाँ इन इंग्रेडिएंट्स की इंडस्ट्री लगाए और जो नेचुरल ज़राए उनको मुहैया हैं उनके ज़रिए इनको इतना बूस्ट मिलेगा कि दुनिया की फूड की ज़रूरतें पूरी होंगी। अब तक ये बेकार पड़ा हुआ है इनके जो स्टेपल फूड है इनका, मकई वगैरह या जैम वगैरह, यम की ज़रूरत नहीं, मकई इतनी होती है वहाँ, उसको भी अगर ये मज़ीद मदद देकर ज़्यादा प्रोडक्टिव बना दें मॉडर्न फार्मिंग के ज़रिए, उसकी जो काश्त है उस नए तरीक पर की जाए अगर, तो उसकी बर्दाश्त पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। यानी अगर 8 मन है तो 50 मन भी हो सकती है। तो दोनों ज़रा इस्तेमाल करें और जब इंडस्ट्री जाती है जो किसका बेस हो किसी चीज़ पर तो ये साथ ज़रूर करवाती है। बीज आया बनाना, ये सारी चीज़ें कंकॉमिटेंट फैक्टर्स हैं। फिर जो मछली का वेस्ट है बेकार, बेशुमार वेस्ट होता है। जो वहाँ ट्रॉलर्स जो मछलियाँ पकड़ते हैं वो आम मछली जो होती है ना, जो आम लोगों की पसंद की नहीं है, वो सारी फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं। और फिर जहाँ मछली सफाई होकर पैकिंग हो रही है उसका बहुत सा वेस्ट होता है। ये सारा वेस्ट बेहतरीन है, विटामिन रिच और मुर्गियों की ग़िज़ा के लिए और परिंदों की ग़िज़ा के लिए आइडियल है। इसमें वो दवाइयाँ बस है जो कमी है। वो दवाइयाँ भी अगर ये बनाना शुरू सिखा दें तो अफ्रीका दुनिया की फीड इंडस्ट्री पे भी कब्जा कर सकता है। इनको अपनी ज़रूरत हो तो मजबूर हो जाते हैं। मैंने कहा था जहाँ इंपोर्ट करनी पड़े वहाँ करेंगे लाजमन। अगर सस्ता फीड अफ्रीका से मिलेगा तो कुछ देर के अंदर यूरोप की जो इसकी कैटल क्या कहते हैं इसको, पोल्ट्री फार्मिंग, चिक फार्मिंग, वो अपना माल बाहर से खरीदने लग जाएगी। और इसमें कोई कानून उनको रोक नहीं सकता क्योंकि हैं कानून के पाबंद लोग। ये खूबी की बात है, वो ज़बरदस्ती किसी को नहीं रोकते। हालात ऐसे पैदा कर देते हैं कि उनके इक़्तिसादी तकाज़े पूरे हों और किसी को कानून मजबूर भी ना किया जाए। अगर बाहर से सस्ती चीज़ मिली तो उन्हें लेनी है, अभी भी लेते हैं, कोई नहीं रोक सकता इनको। ये मिसालें मैं बता रहा हूँ सारी इस वजाहत से, तो मैंने उन जापानी साहब को नहीं बताई थी क्योंकि 1.5-2 घंटे मीटिंग हुई है। बुनियादी असूल समझाए, वजह बताई क्यों जापान को ज़रूर इस पर कदम उठाना चाहिए, वरना जापान की इक़्तिसादियात बाद में सुकड़ कर बिल्कुल ख़तरनाक हो जाएंगी और वहाँ फसाद शुरू हो जाएंगे और बदअमनी पैदा होगी उसके नतीजे में। तो गए तो बड़े मुतमईन थे, आगे को पता नहीं लगा कुछ। जैसे यूरोप में बनाई है मार्केट, इस तरह जापान, कोरिया, हांगकांग, नहीं ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है। उसकी वजह है कि कोरिया के ऊपर पहले ही अमेरिका का कब्जा है और जापान से वो सदियों से खाइफ हैं जायज़ तौर पर, इसलिए वो अपने आप को जापान की झोली में डालने में महफूज नहीं समझते और अमेरिका से उनको ख़तरा कोई नहीं है। इसलिए वो जो रीजनल ग्रुप है वो जब उसको फ़ायदा नहीं देंगे जापान को। इनका उन मामलात में इनकी इंडस्ट्री से भी मुकाबला है। मंडियां कहीं और हैं, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो गरीब ममालिक के सारे वो मंडियां हैं और यूरोप और अमेरिका भी इम्कानी मंडी है। अगर आप कीमतें इतनी गिरा दें कि इनकी सब तरकीबों के बावजूद इनसे सस्ती चीज़ें दे रहे हों तो फिर आर्टिफिशियल टैरिफ्स के ज़रिए कुछ नहीं कर सकते। मामूली फ़र्क डालते हैं, ज़्यादा नहीं पड़ सकता, समझ गए? अब वो याद रहेगा और नहीं सुना के इसके तर्जमा करवाएं
और वहाँ के जो दानिश्वर लोग हैं, सियासतदान भी और इकोनॉमिस्ट भी और इंडस्ट्रियलिस्ट भी, उनको जापानी अच्छे जापानी में करवा के सबको मिल के तोहफे दें। क्या ये आपके लिए एक तरकीब है? मानेंगे तो आपका फ़ायदा, नहीं तो ना सही। लेकिन अगर ये माने तो को अफ्रीका में हम खुदा के फजल से इस कसरत से हैं कि आपके वहाँ के मसाइल हल करने में हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका बदयानत बहुत हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, और वहाँ NGO सारे फेल हो गए हैं इनके, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि वहाँ बदयानती बहुत है। अहमदियत अल्लाह के फजल से इस पहलू से तमाम गैर मुल्की सरमायाकारों की मदद कर सकती है, क्योंकि हमने जो खुद भी अपनी यूनिवर्सिटी में लगाई, वहाँ अहमदी होने की वजह से हम उन बलाओं से बच गए जो बाकी मुल्क की यूनिवर्सिटी को खा रही हैं।